जय हिंद दोस्तों। मैं हूं रोहित यादव और स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल मैथ्स गुरु रोहित में। दोस्तों, ये क्लासेस चल रही हैं आपकी सीटेट और यूपीटेट के लिए, मैथ्स के कंप्लीट सिलेबस के लिए। और इस क्लास में हम लोग अभी पहला टॉपिक ही कवर कर रहे हैं, जिसका नाम है संख्या पद्धति। और संख्या पद्धति की आज ये लास्ट क्लास है दोस्तों, तो बहुत कुछ इसमें होने वाला है आज की क्लास में। तो हम देखते हैं आज की अपनी इस क्लास को। अगर दोस्तों आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिएगा और इस वीडियो को भी आप शेयर करिएगा। तो आते हैं दोस्तों हम आज के अपने इस टॉपिक पर। आज हम लोग अपनी इस क्लास में दो टॉपिक कवर करने वाले हैं। पहला टॉपिक है हमारा गुणनखंड का, फैक्टर का, और दूसरा टॉपिक हम कवर करने वाले हैं यूनिट डिजिट का, इकाई अंक का। और इनसे जो प्रश्न आपके परीक्षाओं में पूछे गए हैं यूपीटेट और सीटेट में, हम उन प्रश्नों का भी यहाँ पर अभ्यास करेंगे दोस्तों। तो आप वीडियो छोड़ के मत जाइएगा। तो चलते हैं, शुरुआत करते हैं हम अपने आज के इस टॉपिक की, जिसका नाम है गुणनखंड। दोस्तों, सबसे पहले तो ये क्लियर हो जाए कि गुणनखंड कहते किसे हैं। ध्यान से सुनिएगा कि किसी दी हुई संख्या को पूर्णतः विभाजित करने वाली संख्याएं ही इस संख्या के गुणनखंड कहलाते हैं। आप समझिएगा दोस्तों, क्या कह रहे हैं परिभाषा, कि किसी दी हुई संख्या को पूर्णतः विभाजित करने वाली संख्याएं ही इस संख्या के गुणनखंड कहलाते हैं। उदाहरण के तौर पे, जैसे मैं अगर 12 की बात करूं तो 12 को पूर्णतः विभाजित करने वाली कौन कौन सी संख्याएं हैं, तो आप पाएंगे कि 1 है। क्या 1 का भाग 12 में जाता है? बिल्कुल जाता है दोस्तों। 2 है, जी हाँ, 2 का भाग भी आपका 12 में जाता है। 3, 4, 6 और 12। तो आप कह सकते हो कि ये 12 के सभी गुणनखंड हैं। कारण, क्योंकि इन सबसे भाग देने पर हमें शेषफल 0 प्राप्त होता है दोस्तों। मैं समझता हूं कि आपको गुणनखंड शब्द का अर्थ समझ में आ गया होगा। अब हम समझते हैं कि गुणनखंड कुल कितने प्रकार से हम किसी भी संख्या के निकाल सकते हैं। तो देखेंगे कि गुणनखंड कितने टाइप के हैं। तो हम इनके प्रकार को समझते हैं कि गुणनखंड के कुल प्रकार कितने हैं, एक एक करके जानेंगे दोस्तों। प्रकार में पहला पार्ट जो आता है, इसे हम कहते हैं क्या? अभाज्य गुणनखंड। तो अभाज्य गुणनखंड क्या है, अभी हम इनको क्लियर करेंगे। दूसरे आएंगे हमारे, ध्यान से देखिएगा, क्या इसी में हमको पढ़ने हैं सम गुणनखंड। और दोस्तों, तीसरा हमको कवर करना है विषम गुणनखंड। तो 3 तरह के हम गुणनखंड देखेंगे दोस्तों। पहला, अभाज्य गुणनखंड। किसी भी संख्या को विभाजित करने वाली अभाज्य संख्या ही उस संख्या के अभाज्य गुणनखंड कहलाते हैं। अभाज्य गुणनखंड को फाइंड करने का तरीका है दोस्तों, जैसे मैं आपसे अभाज्य गुणनखंड की बात करता हूं, तो यहां पर आपको केवल और केवल अभाज्य संख्याओं को ही देखना है। उदाहरण के तौर पे समझिएगा, जैसे मैं 12 को अगर देखूं तो आप 2 से अगर हम इसको विभाजित करेंगे तो 6 आएगा, 2 से पुनः विभाजित करेंगे तो 3 आएगा, और 3 से विभाजित करेंगे तो 1 आएगा। तो दोस्तों, अभाज्य गुणनखंड की अगर हम बात कर रहे थे तो ये इसके क्या है? अभाज्य गुणनखंड है। किसी भी संख्या के अभाज्य गुणनखंड आप जो पाएंगे उसमें सिर्फ और सिर्फ अभाज्य संख्या ही आएंगी। हमने अपनी पिछली क्लासेस में अभाज्य संख्याओं के बारे में डिटेल में पढ़ा है दोस्तों। तो अभाज्य संख्याओं को अगर आप देखेंगे, यहाँ 2 एक अभाज्य संख्या है, 3 भी एक अभाज्य संख्या है, तो हम कह सकते हैं 12 के जो अभाज्य गुणनखंड 2 और 3 के रूप में नजर आते हैं। इसी तरह से अगला है हमारा सम गुणनखंड। किसी भी संख्या को विभाजित करने वाली सभी सम संख्याएं ही उस
संख्या के सम गुणनखंड कहलाते हैं। नाम से ही पता चल रहा है यहाँ पर क्या शब्द इस्तेमाल हो रहा है, सम। तो किसी भी संख्या को विभाजित करने वाली सम संख्याएं ही उस संख्या के सम गुणनखंड कहलाते हैं दोस्तों। अगला है हमारा विषम गुणनखंड। किसी भी संख्या को विभाजित करने वाली विषम संख्याएं ही उसके विषम गुणनखंड कहलाते हैं दोस्तों। तो आपको ये तीनों शब्द समझ में आ गए होंगे। अभाज्य गुणनखंड किन्हें कहेंगे, अभाज्य अर्थात प्राइम फैक्टर, सम गुणनखंड अर्थात इवन फैक्टर, और विषम गुणनखंड अर्थात ऑड फैक्टर। तो हमारे सवाल इसी तरह से बनेंगे, जो प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे वो इन्हीं से रिलेटेड पूछे जाएंगे। दो कैटेगरी में हमारे प्रश्न बनते हैं, गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करने का, और दूसरा बनेगा गुणनखंडों का योगफल ज्ञात करना। हमें इन दोनों ही चीजों को समझना होगा विस्तार से। तो पहले हम संख्या की बात कर लेते हैं, कैसे। आइए दोस्तों, अगर मैं बात करता हूं गुणनखंडों की संख्या निकालना, तो आप देखिएगा गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना, इसके लिए एक छोटी सी ट्रिक है, हम सारी चीजें देखेंगे और समझेंगे दोस्तों। सबसे पहले मान के चलिए आपसे कहा जाता है कि आपको संख्या, मान के चलिए कि संख्या 24 के आपको तीनों गुणनखंड चाहिए, विषम गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड, सम गुणनखंड, और एक शब्द आएगा आपका कुल गुणनखंड। ये चार तरह से आपके प्रश्न बनेंगे। तो हम एक तरफ से चलेंगे दोस्तों। सबसे पहले आप इस 24 के प्राइम फैक्टर करके देख लीजिएगा। क्या करने हैं, प्राइम फैक्टर। अभाज्य गुणनखंड निकालने का तरीका भी हमने आपको बताया, 2 से विभाजित करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 12, फिर 2 से भाग करेंगे तो 3, और उसके बाद आपका 3। तो आप पाएंगे कि जो 24 के हमारे फैक्टर आए हैं, 2 आया है 3 बार और 3 आया है 1 बार। मैं समझता हूं क्लियर हो रहा होगा आप सभी को बेहतर तरीके से। अब हम समझते हैं कि हमसे प्रश्न किस तरह से बनेगा। 2 चीजें, अगर आपसे कहा जाता है कुल अभाज्य गुणनखंड, बहुत अच्छे से समझिएगा, कुल अभाज्य गुणनखंड, तो आपको घातों को जोड़ देना है। किसको जोड़ देंगे दोस्तों, घातों को जोड़ देंगे। घात अगर देखेंगे तो 3 + 1 अर्थात 4। अगर यहां शब्द कुल नहीं आता है, अभाज्य गुणनखंड कितने हैं, तो यहां पर अभाज्य संख्याएं कितनी आई हैं, 2 और 3, जो अलग अलग हैं संख्या। शब्द दोनों ध्यान दीजिए, अगर कुल अभाज्य गुणनखंड पूछे जा रहे हैं तो हमें घातों को जोड़ के लिख देना, या यहाँ 2 कितने बार है, 3 कितने बार है, उनको गिन के लिख देना। और अगर केवल ये शब्द आता है कि अभाज्य गुणनखंड कितने हैं, तो आपको 2 और 3 बताना है। मैं समझता हूं दोस्तों क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं अगले। ये तो हमारा पहला तरीका था जो हमसे प्रश्नों में पूछा जाएगा। दूसरा तरीका है दोस्तों, हमसे पूछा जाएगा कुल गुणनखंड। कुल गुणनखंड कितने हैं, तो बहुत सिंपल तरीका है। यहां घात देखिए कितनी है, पहली अभाज्य संख्या हमारी कौन है, 2, और उसकी घात क्या है, 3। आपको उसे एक बढ़ाना है, 3 को 1 बढ़ाएंगे 4 हो जाएगा। ऐसे ही दोस्तों अगली अभाज्य संख्या कौन है, 3, उसकी घात क्या है, 1 है, उसे भी हमें 1 बढ़ाना है अर्थात 2, और दोनों का ही हमें क्या कर देना है दोस्तों, गुणा कर देना है। तो हमें उत्तर के रूप में मिल जाएगा 8। अभी हम इसकी उत्तर की पुष्टि भी करेंगे दोस्तों। अगला आता है हमारा, इसी में जो तीसरा हमसे पूछा जाएगा वो दोस्तों पूछा जाएगा कुल विषम गुणनखंड। ध्यान से समझिएगा दोस्तों, अगर विषम गुणनखंड की बात हो रही है तो आपको केवल और केवल विषम संख्या को देखना है। आप देखिएगा विषम संख्या कौन है, यहां पर 2 है क्या, नहीं है, कौन है, 3 है। हमें 3 को ही देखना, और उसकी घात क्या है दोस्तों, 1, तो उसकी घात को हमें बढ़ाना है। तो घात बढ़ाया हमने तो क्या आएगा, 2, और कोई नंबर है नहीं। अगर कोई और भी इसमें आपकी संख्या विषम संख्या आती, मान के चलिए 5 आता, तो हम उस 5 की जो घात होती उसको बढ़ा करके इसके साथ गुणा कर देते। तो इस हिसाब से जो हमारे विषम गुणनखंडों की संख्या है वो दोस्तों कितनी है, 2 है।
लास्ट हमारे पास रह जाता है क्या, सम गुणनखंडों की संख्या। तो हम देखेंगे कुल सम गुणनखंड। अगर सम गुणनखंड की संख्या पूछी जाती है दोस्तों, तो कुल गुणनखंडों में से विषम को घटा दीजिएगा। तो कुल हमारे कितने थे, 8, 8 में से 2 घटाया, उत्तर के रूप में आ जाएगा 6। हम अपने उत्तर की पुष्टि करते हैं दोस्तों। ध्यान से देखिएगा कि अगर मैं 24 की बात करूंगा तो 24 कितनी संख्याओं से विभाजित होगा, गौर से समझिएगा। 1 से, 2, 3, 4, 6, 8, 12 और 24। तो आप देखिएगा कुल गुणनखंड कितने हैं हमारे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो हमारा ये उत्तर की पुष्टि होती है। अब हम बात करते हैं विषम गुणनखंड कितने हैं दोस्तों। तो आप देखिएगा विषम संख्याएं हमारी केवल 1 और 3 है, अतः हमारे इस उत्तर की भी पुष्टि होती है। अगला है हमारा सम। तो आप बाकी के सब देख सकते हैं दोस्तों, क्या है, सम गुणनखंड है। तो उनकी संख्या हमारे प्रश्न में कितनी है, 6 है। मैं समझता हूं बेहतर तरीके से आपको क्लियर हो गया होगा। चारों तरह के हम लोगों ने गुणनखंड देख लिए। अब इसी में दूसरा पार्ट आता है, जब हमसे पूछा जाएगा गुणनखंडों का योग। उदाहरण के तौर पे अगर योगफल की बात आती है दोस्तों, तो देखिएगा हमें योगफल को कैसे समझना है। गुणनखंडों का योग, ये दो ही तरह के प्रश्न बनते हैं। एक आपका संख्या पूछी जाएगी और दूसरा आपसे दोस्तों क्या पूछा जाता है, योग के बारे में। तो समझते हैं क्या कहते हैं। जैसे हमें 24 का ही अगर निकालना है, तो 24 में आप देखिएगा जो हमने इसके प्राइम फैक्टर करे थे, अभाज्य गुणनखंड किए थे, वो ये है। हमें इसको बहुत बेहतर तरीके से समझना है दोस्तों। कैसे समझते हैं देखिएगा। अगर हमें कुल 3 केस आएंगे। पहला है कुल गुणनखंडों का योग, और योग निकालने के लिए दोस्तों हमें क्या करना है, इस घात को एक बढ़ा देना है, अर्थात 2 पे घात 4, साथ में लाना है -1। इसी तरह से हमें इसको भी एक घात बढ़ाना है, 3 की पावर 2 हो जाएगी, साथ में -1। और बटे में आपको बिना घात के लिखना है 2 - 1 और 3 - 1। ध्यान से देखिएगा, 2 की पावर 4 दोस्तों होता है क्या, 16। 16 में से एक कम करेंगे 15 इंटू 3 का स्क्वायर आप जानते हैं 9 होता है। 9 में से एक जाएगा 8, और यहाँ 2 में से एक गया 1 और 3 में से एक गया 2। आप अगर इसे सिंपल करेंगे तो उत्तर आ जाएगा दोस्तों 60। मैं समझता हूं सबको क्लियर हो रहा होगा। आप चाहे तो अपने उत्तर की पुष्टि कर सकते हैं। क्या जो कुल गुणनखंड ये थे, क्या इनका योग 60 है? तो आप इसे जांच के देखिएगा, इसका उत्तर 60 ही आएगा दोस्तों। अब इसी तरह से दूसरा आपसे सवाल बनेगा, विषम गुणनखंडों का योग। ध्यान से देखिएगा, विषम गुणनखंडों का योग निकालने के लिए फिर से वही तरीका अपनाना है दोस्तों। यहां विषम संख्या कौन है, अकेली 3 है, उसकी हमें घात को एक बढ़ा देना है। यहां घात 1 थी तो एक बढ़ा दी, साथ में -1। और कोई विषम संख्या नहीं है, अगर होती तो उसे गुणा करके हम लोग लिख देते। आगे आएंगे दोस्तों, भाग करेंगे किससे, बिना घात के 3 - 1। तो 3 का स्क्वायर दोस्तों होता है 9, 9 में से एक गया 8, और 8 को अगर मैं 2 से भाग करूंगा तो उत्तर आ जाएगा 4। आप देखिएगा विषम संख्या यही 2 थी, और इनका आप योग करिए तो योग क्या निकल के आएगा, 4। मैं समझता हूं क्लियर हो गया होगा आपको। तीसरा इसी में आएगा आपका क्या दोस्तों, सम गुणनखंडों का योग। तो ध्यान से देखिएगा, अगर हम सम गुणनखंडों का योग निकालेंगे तो आपको कुल योगफल में से विषम को घटा देना और आपको उत्तर मिल जाएगा। 60 में से अगर मैं 4 को घटा देता हूं तो हमारा उत्तर आ जाएगा दोस्तों क्या, 56। तो जितनी सम संख्या हैं अगर आप उनका योग करेंगे तो दोस्तों आ जाएगा 56।
मैं समझता हूं ये दो बातें, गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना और दूसरा दोस्तों गुणनखंडों का योग ज्ञात करना, आपको बेहतर तरीके से क्लियर हो गया होगा। हम अब इनसे रिलेटेड जो परीक्षा में प्रश्न पूछे गए हैं, हम उनको एक बार देख लेते हैं कि किस तरह से प्रश्न बनते हैं इन परीक्षाओं में। तो आइए दोस्तों, पहला प्रश्न देखिएगा क्या बना है हमारी परीक्षा में, ध्यान से समझिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा 3630 का एक गुणनखंड नहीं है, अर्थात 3630 को किसके द्वारा विभाजित नहीं किया जा सकता है दोस्तों। तो आप समझिएगा, क्या ये 9 से विभाजित होगा? नहीं होगा। हमने पिछले ही वीडियो में इसकी क्लास को देखा है। 9 का रूल कहता है डिविजिबिलिटी का कि आपका अंकों का योग 9 से विभाजित हो। तो देखिएगा 3 और 6 9, 9 3 12। तो क्या ये 9 से विभाजित होगा? नहीं होगा। तो अतः यही हमारा आंसर है दोस्तों। बाकी का हमें आगे चेक करने की जरूरत नहीं है। आप देख सकते हो 5 से विभाजित हो जाएगा, 3 से विभाजित हो जाएगा, 11 का हम भाग भी लगा के देख सकते हैं। 11 या 33 होता है, 3 बचेगा तो 11 से विभाजित हो जाएगा। मैं समझता हूं पहला प्रश्न आसान सा था, आपको क्लियर हुआ होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। 1440 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। ये ध्यान रखिए, कुल अभाज्य गुणनखंड नहीं आए हैं, यहां ऊपर लिखा भी है डिस्टिंक्ट प्राइम फैक्टर्स। तो यहां पर आपको दोबारा काउंट नहीं करना है किसी प्राइम नंबर को। ध्यान से देखिएगा, 1440 के अगर हम फैक्टर कर लें दोस्तों, तो आप इन्हें बहुत अच्छी तरह से जानते भी होंगे। हम करने के लिए आप कर लीजिएगा, 2 से डिवाइड करिएगा तो ये आ जाएगा 720। फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो देखिए आपके पास क्या आ जाएगा, 2 तिया 6 और ये आ गया 360। फिर मैं 2 से भाग करूंगा तो 180 आ जाएगा। 2 से डिवाइड करूंगा तो दोस्तों 90 आ जाएगा। मैं फिर से 2 से डिवाइड करूंगा तो 45 आ जाएगा। अब आप समझ रहे होंगे 3 से विभाजित होगा, क्या आएगा दोस्तों? 15 आएगा। फिर 3 से विभाजित करेंगे तो 5 आएगा और 5 से विभाजित करेंगे तो 1 आएगा। अगर यहां शब्द आता है कुल अभाज्य गुणनखंड, तो संख्या हो जाती 1 2 3 4 5 6 7 8। लेकिन यहां लिख दिया है डिस्टिंक्ट प्राइम फैक्टर, तो दोस्तों यहां 2 है, 3 है और 5 है। तो करेक्ट आंसर हमारा दोस्तों क्या होगा? 3 होगा। अगर यहां लिखा होता कुल अभाज्य गुणनखंड तो हमारी संख्या होती 8, क्योंकि यहां डिस्टिंक्ट चाहिए, अलग अलग चाहिए, बार बार वाले नहीं हमें लेने हैं। तो इस हिसाब से करेक्ट आंसर जो आएगा दोस्तों वो क्या आएगा? 3 आएगा। क्या मैं समझता हूं क्लियर हो गया होगा? बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट प्रश्न पर। 360 के कुल गुणनखंडों की संख्या क्या है? यहां पर देखिए हमसे कुल गुणनखंड पूछे गए, टोटल। तो हमें क्या करना है? 360 के पहले फैक्टर्स करने हैं। तो मैं समझता हूं आप ऐसे भी तोड़ सकते हो, 4 × 9 × 10, 4 निम 36, 36 दही 360 होता है। अगर मैं इसे तोड़ता हूं तो 2 आएगा 2 बार, 3 आएगा 2 बार, यहां से 2 आएगा 1 बार और 5 आएगा 1 बार। तो टोटल समझिएगा 2 हो गया 3 बार, 3 हो गया 2 बार और 5 हो गया 1 बार। हमें चाहिए क्या? केवल और केवल टोटल फैक्टर। तो कुल गुणनखंड अगर हमें निकालने हैं दोस्तों, अभी सिखाया हमने आपको कि आपको क्या करना है, घात को एक बढ़ाना है। 3 घात थी से क्या कर दिया? 4। यहां 2 घात थी, एक बढ़ा दिया 3, यहां 1 घात थी बढ़ा दिया 2, और तीनों का हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 तिया 12 दूना 24। अब आप सोच रहे होंगे क्या मैं इसे डायरेक्ट नहीं निकाल सकता? 360 को अगर आप गिनने बैठोगे तो 24 फैक्टर ढूंढने में आपको समय लगेगा दोस्तों। और ये सिंपल तरीका है, इस तरह से हम कुल गुणनखंडों को निकाल सकते हैं। तो मैं समझता हूं क्लियर हो गया होगा ये प्रश्न आपको। तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों क्या? 24। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। अगला प्रश्न है 540 के विषम गुणनखंडों की संख्या। देखिएगा 540 को अगर हम फैक्टर के रूप में तोड़ेंगे तो दोस्तों 54 गुणा 10 आएगा। और 54 को आप तोड़ सकते हो, आप जानते हो 6 निम 54 होता है, और 6 को भी हम तोड़ सकते हैं 2 गुणा 3 में। तो चलिए एक बार लिख लेते हैं, 2 गुणा 3 तो 6 हो गया, और गुणा 3 गुणा 3 9 हो गया, तो 6 निम 54 हो गया, और गुणा 2 गुणा 5 हो गया।
तो अब देखिए 2 कितने बार है, 2 बार, 3 है आपका 3 बार और 5 है 1 बार। हमें केवल किन्हें निकालना है, देखिएगा विषम गुणनखंडों की संख्या। अगर विषम चाहिए दोस्तों तो देखिएगा विषम गुणनखंडों की अगर हमें संख्या चाहिए तो आपको क्या करना है, केवल विषम पद को ही चुनना है। विषम पद यहां पर 3 है और उसकी घात क्या है 3, 1 बढ़ानी है तो क्या आ जाएगा दोस्तों 4। 5 विषम है, बिल्कुल है, घात क्या है 1 है, 1 बढ़ा दीजिएगा 2 हो जाएगी तो 4 दूना क्या हो जाता है 8। तो करेक्ट आंसर दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा 8। मैं समझता हूं स्पष्ट हो गया होगा बेहतर तरीके से सबको। बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न पर। 1 से 100 तक की संख्याओं में कितनी संख्याओं के ठीक 3 गुणनखंड हैं? प्रश्न थोड़ा अलग है दोस्तों और ध्यान से समझिएगा। 1 से 100 तक कितनी संख्याएं ऐसी हैं जिनके केवल और केवल कितने गुणनखंड होने चाहिए 3, न 3 से कम और न 3 से ज्यादा। तो बहुत अच्छे से समझिएगा इसका नोट, एक ध्यान से समझिएगा। अभाज्य संख्याओं के वर्गों के केवल 3 ही गुणनखंड होते हैं। याद रखिए किनके 3 गुणनखंड होते हैं, जो अभाज्य संख्याएं हैं उनका अगर हम वर्ग कर लें और वर्ग करने पर जो हमें उत्तर प्राप्त होगा उसके हमेशा 3 फैक्टर मिलते हैं, 3 से ज्यादा फैक्टर नहीं मिलते। कैसे समझिएगा, जैसे पहली अभाज्य संख्या 2 है, अगर मैं 2 का वर्ग करूं दोस्तों तो क्या आएगा 4। अब 4 के फैक्टर्स देखिए, एक तो 1 हो गया, दूसरा 2 हो गया और तीसरा 4 हो गया। क्या इसके अलावा और कोई है? नहीं है। इसी प्रकार से अगर मैं 3 की बात करूंगा तो 9 के भी आप फैक्टर देखेंगे, 1 से विभाजित, 3 से विभाजित और 9 से विभाजित। इसी प्रकार अगर मैं 5 को लेता हूं तो 5 का वर्ग होता है दोस्तों 25 और 25 के भी हमारे 3 ही फैक्टर होंगे, 1, 5 और 25। मैं 7 को लेता हूं 49 हो जाएगा और 49 के भी 3 फैक्टर होंगे, 1, 7 और 49। हाँ, अगर मैं अब 7 के बाद जो अगली अभाज्य संख्या आती है वो है 11 दोस्तों, और 11 का वर्ग हो जाएगा 121। हमारा प्रश्न कहां से कहां तक का था? 1 से 100 तक का। तो अब बताइए 1 से 100 तक कुल कितनी संख्याएं हो गई? तो आप कहोगे कि सर एक 4 है, एक आपकी 9 है, एक 25 है और एक आपकी 49 है। तो कुल कितनी संख्याएं हमारी निकल के आती हैं 1 से 100 के बीच में, जिनके 3 ही गुणनखंड हैं? तो वो दोस्तों हैं हमारी कितनी? 4। मैं समझता हूं अच्छे से क्लियर हो गया होगा आपको ये प्रश्न। बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट प्रश्न पर। एक संख्या दी गई है n बराबर, इसके कुल कितने गुणनखंड हैं दोस्तों? हमसे टोटल फैक्टर पूछे जा रहे हैं। तो देखिएगा अगर हम कुल गुणनखंड देख लें तो मैंने अभी आपसे कहा था कि अभाज्य संख्या की घात को 1 बढ़ाना है। यहां घात देखिए 2 अभाज्य है, घात कितनी है 4, 1 बढ़ा देंगे 5। यहां घात कितनी है 3, 1 बढ़ा दीजिए अर्थात 4। यहां 5 की घात क्या है 2 है, तो हम 1 बढ़ा देंगे तो 3। 5 चौका 20 और 20 दिया 60। तो इस संख्या के कुल गुणनखंडों की संख्या दोस्तों क्या हो जाएगी? 60 हो जाएगी। मैं समझता हूं बेहतर तरीके से क्लियर हुआ होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। 240 के सभी गुणनखंडों का योग। अब देखिए प्रश्न बन गया है हमारा दोस्तों योगफल का। तो योगफल के लिए पहले हमें इसे प्राइम नंबर में तोड़ना पड़ेगा दोस्तों। तो 240 को तोड़ने का तरीका है 24 गुणा 10, और 24 को अगर आप तोड़ोगे तो 2 आएगा 3 बार और 3 आएगा 1 बार। 10 को तोड़ेंगे तो 2 1 बार और 5 1 बार, तो 2 हो गया टोटल 4 बार, 3 हो गया हमारा 1 बार और 5 हो गया हमारा 1 बार। और मैं समझता हूं कि आपको बेहतर तरीके से ये चीज क्लियर हो गई होगी,
क्योंकि आप देखिएगा 16 तिया 48, 48 में अगर मैं 5 का गुणा कर दूंगा तो 240 आ जाएगा। हमें चाहिए सभी गुणनखंडों का योगफल। तो गुणनखंडों का अगर हमको योग चाहिए, का योग, तो ध्यान से देखिए क्या बनेगा। मैंने आपसे कहा था संख्या पूरी लिखनी है, घात 1 बढ़ानी है, साथ में आपको दोस्तों -1। सेम इसी तरह से 3 पे घात 2 -1, इसी प्रकार 5 पे घात 2 -1, और नीचे हमें लिखना होता है बिना घात के। तो 2 - 1 1, 3 - 1 2, और 5 - 1 4। क्लियर हो रहा होगा दोस्तों, बिना घात के घटा के लिख दिया। 2 में से 1 गया 1, 3 में से 1 गया 2, 5 में से 1 गया 4। हल करेंगे, 2 की घात 5 होता है 32, 32 में से अगर हमने 1 घटाया दोस्तों 31, 3 का घात 2 9 होता है, 9 में से 1 गया 8, और 5 का स्क्वायर दोस्तों 25, 25 में से 1 घटा दीजिएगा 24, और नीचे हमारे पास संख्याएं हैं 8, 4 दूना 8। आप देख सकते हैं गुणा करना है केवल 24 का 31 में, तो 24 एकम 24, और 24 दिया 72, 72 और 2 हासिल है, तो दोस्तों क्या हो जाएगा 74। तो करेक्ट आंसर हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा 744। मैं समझता हूं गुणनखंड का ये प्रश्न भी आपको आसानी से क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न पर। 450 के विषम गुणनखंडों का योग ज्ञात करिए। मैं समझता हूं दोस्तों विषम का भी आप आसानी से ज्ञात कर सकते हो, तो ये प्रश्न आपके लिए होमवर्क, कमेंट में इसका हमें आप आंसर दीजिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे दोस्तों। 100 के सभी गुणनखंडों का योग बताएं। योगफल वाला भी प्रश्न आप आसानी से कर सकते हैं। अभी मैंने आपको योगफल का प्रश्न कराया, तो दोस्तों 2 प्रश्न आज आपके लिए होमवर्क में हो गए। हमें दोनों प्रश्नों का आप कमेंट में आंसर जरूर दीजिएगा। लास्ट प्रश्न है हमारा, देखिएगा, यदि n बराबर 4 की पावर 11, 5 की पावर 7 और 6 की पावर 3 है, तो n के शब्द देखिए क्या लिखा है, कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। यहां पर अलग अलग नहीं पूछे जा रहे हैं, कुल अभाज्य गुणनखंड पूछे जा रहे हैं। तो दोस्तों इस सवाल को थोड़ा समझना है। कारण क्या है, क्योंकि ये संख्याएं अभाज्य नहीं है सारी, 4 अभाज्य नहीं है, 6 अभाज्य नहीं है, हमें इन्हें अभाज्य तोड़ना पड़ेगा। कैसे? 4 को हम लिख सकते हैं दोस्तों 2 की पावर 2 और होल पावर है 11, इंटू 5 की पावर 7 क्योंकि ये अभाज्य है। 6 को भी तोड़ देंगे हम लोग 2 इंटू 3 और होल घात रहेगी 3। तो आप देखिएगा 11 दूना 22 इंटू 5 की घात 7 हो गया। इसी तरह से यहां देखिएगा 2 की घात 3 हो जाएगा और 3 की घात 3 हो जाएगा। 2 कुल कितने बार हो गया दोस्तों? 2 हो गया 22 और 3 25 बार, इंटू 5 हो गया है 7 बार और 3 हो गया है 3 बार। अब आप देखिएगा 2 भी अभाज्य, 5 भी अभाज्य, 3 भी अभाज्य। हमें चाहिए कुल अभाज्य गुणनखंड। अच्छा प्रश्न है, ध्यान से समझिएगा। कुल अभाज्य गुणनखंड। तो कुल अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने के लिए दोस्तों हमें क्या बताया था कि केवल घात को जोड़ना है। तो पहली घात है 25, दूसरी 7 और तीसरी 3। तो 7 और 3 10, 10 में अगर हम 25 जोड़ देंगे तो हमारा जो करेक्ट आंसर आएगा दोस्तों वो क्या आ जाएगा 35। मैं समझता हूं ये क्लियर हो गया होगा आपका। तो करेक्ट आंसर है हमारा दोस्तों क्या 35। तो ये था हमारा एक गुणनखंड का टॉपिक जो आप लोगों को बेहतर तरीके से क्लियर हो गया। इसी क्लास में एक छोटा सा टॉपिक और बचा है दोस्तों, इकाई का अंक निर्धारित करना। आज हम उसको भी खत्म करेंगे और नंबर सिस्टम का टॉपिक हमारा कवर हो जाएगा। तो आते हैं दोस्तों इकाई का अंक। दोस्तों इकाई का अंक, हमसे प्रश्न पूछा जाता है योगफल का इकाई का अंक, अंतर का इकाई का अंक और गुणनफल का इकाई का अंक। किस तरह से हम इकाई के अंक की इस कॉन्सेप्ट को समझेंगे, तो उसके लिए इस टॉपिक में आपको विशेष तौर पे 3 नोट समझने हैं। पहला नोट क्या कहता है, ध्यान से देखिए दोस्तों। नोट नंबर 1 क्या कहता है, अगर किसी भी संख्या का हम बात करें, जैसे हमारे पास टोटल 0 से लेकर 9 तक आपके 10 अंक हैं और संख्याएं इन्हीं से बनती हैं,
तो इन अंकों की कुछ खास बातें हैं, जैसे अगर मैं आपसे कहूं 1 को हम कितने ही बार क्यों ना गुणा करें, इसका जो इकाई का अंक है वो हमेशा क्या रहेगा, ध्यान से समझिएगा, इकाई का जो अंक आएगा वो दोस्तों हमेशा 1 ही रहता है। ये बात सही है। इसी तरह से नोट सेकंड कहता है कि अगर हमारे पास 5 को ले लिया जाए, 5 का आप कितने ही बार क्यों ना मल्टीप्लाई करिए आपस में, तो आपको इकाई का अंक सदैव 5 मिलेगा। सहमत होंगे आप लोग। और तीसरा केस आता है हमारा कि अगर 6 को हम कितने ही बार क्यों ना गुणा करें, तो इकाई का अंक दोस्तों हमेशा 6 मिलता है। मैं समझता हूं क्लियर हो गया होगा आपको। अब आपको क्या करना है कि बस ये 3 बातें समझनी थी। अब 2 बातें आएंगी कि प्रश्न में सबसे ज्यादा जो परेशान करता है वो है घात का इकाई का अंक ज्ञात करना। तो घात के इकाई के अंक के लिए जैसे कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं दोस्तों। हम आपसे सवाल बने कि 6 की घात 216 का इकाई का अंक। मैंने अभी आपसे कहा कि अगर 6 है, 6 का चाहे जितने बार गुणा करो इकाई का अंक क्या आएगा, 6। तो हम इसका तुरंत उत्तर लिख देंगे क्या, 6। अगर 5 की घात 100 हो जाए तो तुरंत आप लिखिएगा आंसर 5, इकाई का अंक 5 ही आना है। इसी तरह से 1, अगर 1 की घात चाहे कुछ भी रख लीजिएगा, उत्तर हमेशा क्या आएगा दोस्तों, 1 आएगा। मैं समझता हूं क्लियर हो गया होगा। अब प्रश्न खड़ा होता है कि अगर इन अंकों के अतिरिक्त कोई अंक आ जाए तो ऐसी परिस्थिति में हम लोग क्या करेंगे। तो उसके लिए छोटा सा आपको कॉन्सेप्ट समझना है कि जैसे मान के चलिए 7 पे घात आपसे कहा जाए 93 का इकाई का अंक, तो आपको दोस्तों कुछ नहीं करना है, केवल घात में 4 से भाग देना। घात में 4 से भाग देंगे तो 4 का भाग यहां दीजिएगा, 4 दूना 8, बचा क्या दोस्तों 1, 13 हो गया, 4 तिया 12 होता है। शेषफल हमारे पास जो आएगा बस केवल हमें उसे लिखना है, जो शेषफल आएगा उसे लिखना है और आपको कुछ नहीं लिखने की आवश्यकता है। तो ध्यान से देखिएगा कि 7 की घात 1 हमारा उत्तर क्या आ जाएगा, 7। अगर यही प्रश्न आपका पूरे भागफल की बात होती, पूर्ण भागफल की, जैसे सवाल होता 7 की पावर 92 का इकाई का अंक, तो अगर इसकी बात आती तो हम कैसे फाइंड करेंगे दोस्तों, हमें 4 से ही भाग देना। तो 4 दूना 8, बचा 1, 12 हो गया, 4 तिया 12, तो हमारे पास जो शेषफल आएगा 0 आएगा। अगर भाग देने पर शेषफल 0 आ जाए दोस्तों, तो याद रखना विषम पद 3, 7, 9, अगर शेषफल 0 हो, शेषफल 0 हो, तो याद रखिएगा इन संख्याओं की घात का 4 का भाग देने पर अगर शेषफल 0 हो तो इकाई का अंक सदैव 1 होगा। याद रहेगा दोस्तों, अगर 3, 7, 9 है और इनकी घात अगर 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है तो इकाई का अंक याद रखिएगा क्या आएगा दोस्तों, 1 आएगा। और अगर यहीं पर सम संख्या है, जैसे 2, 4, 8 की घात में 4 से भाग देने पर 0 शेष है, शून्य शेष है, तो इकाई का अंक याद रखिएगा, इकाई का अंक हमेशा 6 आएगा। याद रहेगा दोस्तों, 2, 4, 8 की घात अगर हम 4 से भाग देने पर शेषफल आपका 0 आ जाए तो आंख बंद करके इकाई का अंक 6 रखेंगे। और अगर 3, 7, 9 विषम संख्या है और उनका भाग देने पर अगर शेषफल 0 आ जाता है तो इकाई का अंक हमेशा 1 होगा। मैं समझता हूं क्लियर हो गया होगा दोस्तों। तो अब इस टॉपिक से हम प्रश्न देख लेते हैं
केवल यही 3 नोट आपको समझने थे और बहुत आसान से आपको प्रश्न लगेंगे दोस्तों। तो आते हैं हम पहले प्रश्न पर। देखिए दोस्तों क्या कह रहा है, 17 की पावर 23 का इकाई का अंक, ध्यान से देखिएगा। तो 17 टू दी पावर 23, हमें केवल और केवल मतलब है आपका 7 से। हमने 4 से भाग दिया दोस्तों, तो देखिएगा 4 पंचे 20, शेष क्या बचा 3। अगर बच गया शेष तो उसे लिखिएगा। अब 7 की पावर 3 क्या होता है दोस्तों, 343। तो इसका इकाई का अंक दोस्तों क्या आ जाएगा, 3। तो करेक्ट आंसर दोस्तों क्या हो गया, बी। मैं समझता हूं क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न पर। 99 की घात 99 का इकाई का अंक। हमने अभी आपसे दोस्तों कहा कि हमें केवल और केवल यूनिट डिजिट से अर्थ है। तो 9 की पावर अगर 99 है, अभी आपने 4 से भाग देना सीखा, 4 का भाग दीजिएगा। 4 दूना 8, बचा 1, 19, 4 चौक 16। तो शेष क्या बचता है हमारे पास, 3। और 9 का क्यू आप बेहतर तरीके से जानते हैं दोस्तों, 729। तो इस संख्या का जो इकाई का अंक आएगा वो दोस्तों क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। मैं समझता हूं दूसरा प्रश्न भी आपको बेहतर तरीके से क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। देखो दोस्तों ये प्रश्न वही रिपीटेड है आपका। तो फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ, ठीक है। हम अगले प्रश्न में देखेंगे, इसका हमें इकाई का अंक चाहिए दोस्तों। बहुत ध्यान से देखिएगा, इसमें 3 संख्या है, हमें भाग देना है। 4 का भाग देंगे तो 4 दूना 4 एकम 4, बचेगा क्या 3, 31 हो गया दोस्तों। 4 सत्ते 28, शेष क्या बचेगा 3। तो हम केवल उसी को लिखेंगे। अभी याद कराया था 6 की पावर चाहे कुछ भी हो, इकाई का अंक 6 ही रहेगा दोस्तों। 3 की घात 65, अगर हम 65 की बात करेंगे दोस्तों तो इकाई का अंक देखिए हमने 4 से भाग दिया तो 4 एकम 4, बचा कितना दोस्तों 1, 15 हो गया। 4 तिया 12, चेक करिएगा, 4 एकम 4, सॉरी 2 शेष था, 25 हो गया। 4 चेंग 24, तो शेष हमारे पास क्या रह गया 1। तो 3 की घात 1। 7 का क्यूब 343 होता है दोस्तों। तो इकाई का अंक हम 3 लिखेंगे, ये 6 है और ये भी इकाई का अंक 3 है। 6 तिया 18, 18 तिया 54। तो आप पाओगे कि जो इकाई का अंक है हमारा वो दोस्तों क्या आ जाएगा निकल के 4। मैं समझता हूं बेहतर तरीके से क्लियर हो गया होगा आप सभी को। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न पर। 7 की पावर 59 माइनस 3 की पावर 58 का इकाई का अंक ज्ञात करें। देखिएगा ये सवाल थोड़ा सा अलग है हमारा, हमें तरीका वही अपनाना है, 4 से भाग देना है। 4 एकम 4, बचा 1, 19 हो गया। 4 चौक 16, हमारा 3 आया। यहां हमने भाग दिया 4 एकम 4, 4 चौक 16, तो दोस्तों शेष बचेगा 2। 7 का क्यू आप बेहतर तरीके से जानते हैं, 343 होता है और 3 का स्क्वायर होता है 9। आप जानते हैं सवाल में घटाना है, हमको अंतर करना है, तो 3 में से 9 घटाइए। नहीं घट रहा है तो कैरी ले लेंगे, हासिल लेंगे। 13 में से 9 घटाएंगे तो इकाई का अंक दोस्तों आ जाएगा क्या 4। उल्टा मत घटा दीजिएगा। आप सोचें कि 3 में से 9 नहीं घट रहा है तो 9 में से 3 घटा देंगे, गलत हो जाएगा और ऑप्शन भी तैयार मिलेगा। आपको गलत नहीं करना है। आप नहीं घट रहा है तो कैरी लेंगे, 13 में से 9 घटाएंगे तो दोस्तों रिजल्ट हमको क्या मिलेगा 4। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या है दोस्तों 4। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। 81 से 82, 83 और ऐसे कहां तक जा रहे हैं हम लोग 89 तक, और हमें गुणनफल का इकाई का अंक बताना है दोस्तों। बहुत अच्छे से समझिएगा। एक हमें मतलब है केवल इकाई से, और आप देखिएगा इस इकाई के इस चरण में आपका टोटल 1 से लेके 9 अंक आ रहे हैं। और आप जानते होंगे 2 और 5 का गुणा करने पर इकाई का अंक 0 आ जाता है। 2 इंटू 5 10 होता है और 10 का इकाई का अंक 0 हो जाता है। और 0 अगर किसी संख्या का इकाई का अंक बन जाए तो उसमें आप किसी का भी गुणा करिएगा, इकाई का अंक 0 ही रहता है। तो आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि यहाँ का गुणा 10 हो गया और 10 में आप किसी का भी गुणा करेंगे तो इकाई का अंक दोस्तों क्या रहेगा 0 रहेगा। मैं समझता हूँ टॉपिक आपको बेहतर तरीके से क्लियर हो गया होगा। तो दोस्तों ये 5 वीडियो की क्लासेस में आपने नंबर सिस्टम का पूरा चैप्टर कवर किया है। अगर आपको किसी तरह का डाउट है तो कमेंट में आप जरूर बताइएगा, ताकि हम आपके वो डाउट्स दूर कर सकें। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको अच्छा लगा हो वीडियो तो प्लीज़ आप इसे शेयर करिएगा
और जो प्रश्न मैंने आपको होमवर्क के तौर पे आपसे कहे हैं उनका कमेंट में आंसर जरूर दीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट चैप्टर के साथ अगली क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।